Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 28 जून 2024. तो आज हम 28 जून 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ 28 जून 2024. सो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाचार. तो इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे कोई इंटरनेशनल में ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कोई किसी कंट्री के अपॉइंटमेंट की बात करूं, कोई इंटरनेशनल लेवल पर सबमिट हो रही है, तो वो हम किस में कवर करेंगे? इंटरनेशनल न्यूज में कवर करेंगे. उसके बाद हम सेंट्रल न्यूज कुछ कवर करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उससे कुछ अप्रूवल आ रहा है, उसमें कोई अपॉइंटमेंट है, कोई स्कीम स्टार्ट की गई है, कोई एमओयू साइन किया गया है, तो वो हम किस में कवर करेंगे? राष्ट्रीय समाचार में. उसके बाद हम स्टेट न्यूज देखेंगे. स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान से रिलेटेड कुछ चर्चाएं करेंगे. बैंक और वित्तीय समाचार देखेंगे. बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है. डिफेंस समाचार में, रक्षा समाचार में हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इनोवेशन हुआ है रिसेंटली, तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देखेंगे. स्पोर्ट्स इवेंट्स जो अभी खेल समाचार हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज, रिसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, नियुक्तियां और इस्तीफे, पुरस्कार और मान्यताएं, और लास्ट में हम देखेंगे सारांश. इस क्लास का हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है, कंप्लीट समरी हम डिस्कस करेंगे आज के एक लेक्चर की. क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज की क्लास के. चलो स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 28 जून 2024. So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें. हम छवियों को हटा देंगे. सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल न्यूज. फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज की अगर मैं बात करूं तो जेक सुल्विन, अमेरिका के APNSA, बेसिकली हु इज असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स. तो जेक सुलिवन जो बेसिकली अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के राष्ट्रपति के सहायक हैं, अभी उन्होंने 17 से 18 जून 2024 तक नई दिल्ली में भारत का दौरा किया. तो भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ उनकी दूसरी ICET बैठक कंडक्ट की गई, विच इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. देखो देखो, दो देश की बात हो रही है, एक यूएसए की बात हो रही है, एक इंडिया की बात हो रही है. तो जो यूएसए के APNSA हैं, विच इज असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, अभी उन्होंने भारत का दौरा किया है और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के साथ उन्होंने मीटिंग की. ये सेकंड मीटिंग थी किस चीज को लेकर? क्रिशियल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, जो कहां पर कंडक्ट की गई? हैदराबाद हाउस, न्यू दिल्ली में. क्लियर? तो ICET को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 मई 2022 को टोक्यो जापान में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था. तो ये जो बेसिकली मीटिंग है इंडिया और यूएसए के बीच में, इसको 2022 में टोक्यो में जो जापान में क्वाड सम्मेलन हुआ था नेताओं का, वहां पर साइन किया था. 2023 की जो मीटिंग है वो वॉशिंगटन DC यूएसए में आयोजित की गई थी और 2024 की इस बार कहां पर हो रही है? भारत में कंडक्ट की जा रही है. क्लियर? नेक्स्ट है अनदर इंटरनेशनल न्यूज. तो डेनमार्क मवेशियों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने के लिए तैयार है. इसका मतलब क्या है? जो बेसिकली मवेशीज हैं, जो कैटल्स हैं, जो गैसी कैटल्स हैं, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली उत्सर्जन करते हैं, अब डेनमार्क जो फार्मर्स होंगे जो इनका पशुपालन करेंगे, जो बेसिकली लाइव स्टॉक फार्मिंग करेंगे, उनके ऊपर टैक्स इंपोज करेगा 2030 तक. इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? ताकि जो मीथेन इमिशन है काउ, शिप्स एंड पिग्स के थ्रू उसको कम किया जा सके. तो ये पहल गायों, भेड़ों, सुअरों में मीथेन उत्सर्जन को लक्षित करता है. मीथेन उत्सर्जन वैश्विक तापमान में महत्वपूर्ण योगदान देता है. तो हम सबको पता है जो मीथेन इमिशन है वो वन ऑफ द रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का. लक्ष्य 2030 तक 1990 के स्तर से डेनिश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 70% की कमी को हासिल करना है. तो यही मेन रीजन है कि उन्हें 70% रिडक्शन करना है इन डेनिश ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम 1990 लेवल बाय 2030. क्लियर? तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, डेनमार्क पहली कंट्री बनी है जो गैसी केटल्स के ऊपर टैक्स इंपोज करेगा.
नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, साउथ कोरिया और यूएसए एंड जापान ने लॉन्च किया है फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज। तो पहली त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास किस किस के बीच में शुरू हुआ है? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच में, अमेरिका और जापान के बीच में। तो बेसिकली यह अभ्यास अगस्त 2023 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था। तो जो कैंप डेविड समिट हुई थी उसमें इसे डिक्लेयर किया गया था। यह जून में शांग्री-ला संवाद के दौरान जापान, आरओके और यूएस से रक्षा मंत्रालय स्तरीय बैठक में भी चर्चा में आया था। यह अभ्यास त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो याद रखना, त्रिपक्षीय पहली बार बहु क्षेत्रीय अभ्यास किन किन कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हुआ है? साउथ कोरिया, यूएसए और जापान। ओके, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नेक्स्ट न्यूज है, जिन्होंने टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम या कैंपेन स्टार्ट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। तो इसका पर्पस क्या है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, शिक्षा मंत्रालय ने टॉफी कार्यान्वयन मैनुअल के अनुसार टॉफी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत परामर्श जारी किया है। ठीक है, तो टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कार्यान्वयन मैनुअल विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई 2024 को सेलिब्रेट किया गया, उस पर लॉन्च किया गया था। भारत भर के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त क्षेत्र में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भी ये कार्य करेगा। प्रमुख गतिविधियों में तंबाकू मुक्त क्षेत्र संकेतन प्रदर्शन करना, परिसर में तंबाकू के उपयोग के लिए कोई सबूत न होना सुनिश्चित करना, जागरूक सामग्री पोस्ट करना, द्विवार्षिक तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों का आयोजन करना और शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के भीतर तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। तो याद रखना है, तंबाकू फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैंपेन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किस मंत्रालय ने इस इनिशिएटिव को, इस अभियान को स्टार्ट किया है। क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसलिए हमने इसे किस में डिस्कस किया है? नेशनल न्यूज या राष्ट्रीय समाचार में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। तो अभी मॉर्गन स्टैनली जो बेसिकली काफी बड़ी फर्म है जो अलग अलग रिपोर्ट जारी करती है, तो उसने भारत की पीएम गति शक्ति योजना के बुनियादी ढांचों को बेसिकली प्रेज किया है, उसकी प्रशंसा की है। रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे में बढ़ी हुई और अधिक लक्षित निवेशों को उजागर किया गया है। यह भारत के भविष्य में बुनियादी ढांचे पर खर्च को जारी रखने पर जोर देता है। यह योजना भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में भी देखी जाती है। तो पीएम गति शक्ति योजना याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तो बेसिकली क्या है? कर्नाटका में बीबीपी में दक्षिण भारत का पहला तेंदुआ सफारी शुरू किया गया है। तो व्हाट इज बीबीपी? तो बीबीपी इज बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए बनेरघाटा बायोलॉजिक यानी जैविक उद्यान कहाँ पर है। ये बनेरघाटा नेशनल पार्क भी है, जियोलॉजिकल पार्क भी है, बायोलॉजिकल पार्क भी है। कहाँ पर स्टेब्लिश है? कर्नाटका में है। तो 26 जून को दक्षिण भारत का पहला तेंदुआ सफारी कहाँ पर शुरू किया गया है? कर्नाटका सरकार के थ्रू बनेरघट्टा जैविक उद्यान में। तो ये दक्षिण भारत के पहले और सबसे बड़े तेंदुए सफारी का बेसिकली अनावरण अभी रिसेंटली कर्नाटका सरकार ने किया है। सफारी को 20 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया गया जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सख्त नियमों का पालन करता है, जिसमें सफारी के लिए 8 तेंदुओं को छोड़ा गया है। सफारी को 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था और इसमें प्राकृतिक चट्टाने, उभारे और अर्ध पर्णपाती वन के साथ लहरदार भूभाग भी है। इस पहल का उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और जानवरों की रक्षा करते हुए आगंतुकों को तेंदुओं के बारे में शिक्षित करना है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है बनेरघट्ट नेशनल बायोलॉजिकल पार्क, जहां पर क्या एस्टेब्लिश किया गया? साउथ इंडिया का पहला लीपर्ड सफारी। और इसका बजट कितना रखा गया है? 4.5 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे की सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। अच्छा, तो देखो क्या है, प्लास्टिक को कैसे रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, उसके ऊपर लगातार हर कंट्री काम कर रही है। तो अभी जयपुर सैन्य स्टेशन ने क्या किया है? 100 मीटर एक चौड़ी सड़क बनाई है जो किससे बनाई गई है? प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई है। और ये दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला। क्लियर? तो सड़क 100 मीटर लंबी है और सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से क्यूब कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक फैली है। यह पहल भारतीय सेना की स्थायी और हरित सैन्य स्टेशन के नीति के अनुरूप है। प्लास्टिक की सड़कों का फायदा क्या होता है? ये बनी अधिक टिकाऊ होती हैं, कम घिसती हैं और इनमें जो सस्टेनेबिलिटी है वो
बढ़ती रहती है, स्थिरता बढ़ती रहती है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है। तो एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, एचडीएफसी बैंक स्मार्ट वेल्थ। और इसने किसने किया है, नाम से समझ आ रहा है इनिशिएटिव का। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट वेल्थ अगर डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म है तो किसने किया होगा, एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट किया होगा। तो ये तो सिंपल समझ आ जाएगी न्यूज की है किस बैंक की है, लेकिन इसका पर्पस क्या है वो समझना जरूरी है। तो कोई भी ग्राहक जिसके पास एचडीएफसी बैंक में बचत खाता है वो स्मार्ट वेल्थ के लिए पंजीकरण कर सकता है, जो निवेशकों को सूची निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करता है। यह प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड्स, बैंक जमा, स्टॉक्स और बॉन्ड में निवेश की अनुमति देता है और एक स्मार्ट व्यापक डैशबोर्ड की विशेषता है जो निवेशों का समग्र दृश्य भी प्रदान करता है। ऐप एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर के साथ वास्तविक समय में सहायता और व्यक्तिगत समर्थन के लिए एक उन्नत अनुभव भी प्रदान करती है। तो एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म एचडीएफसी बैंक स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग मानदंडों की समीक्षा के लिए 15 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया। तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी है क्या, सेबी की अगर मैं बात करूं तो सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बेसिकली भारत के अंदर एक एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है जिसका काम क्या होता है, भारत की शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। तो अभी जो हमारा सेबी है उसने डेरिवेटिव ट्रेडिंग मानदंडों की समीक्षा के लिए एक 15 सदस्यों की टीम बनाई है जिसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक जी पद्मनाभन कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके हेड कौन है, जी पद्मनाभन, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। समूह में एक्सचेंज, ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड, एक प्रमुख कॉर्पोरेटिव हाउस और वित्त एवं जोखिम प्रबंधन में शैक्षणिक विशेषज्ञ जैसे बाजार पारिस्थितिक तंत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। सेबी ने समूह के लिए संदर्भ की शर्तें निर्धारित की हैं जो एक्सचेंज ट्रेडिंग डेरिवेटिव में निवेश संरक्षण को बढ़ाने और जोखिम मापदंडों और जोखिम संरचना में सुधार करने पर केंद्रित है। यह निर्णय खुदरा, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को कड़ा करने के लिए सेबी द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद लिया गया है। नेक्स्ट बैंकिंग और फाइनेंस से है, पीएसबी ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ सैलरी अकाउंट खोलने के लिए क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है जिसमें जो भारतीय सेना के लोग हैं उनको मुफ्त में बीवा कवर जैसी और रक्षा वेतन पैकेज जैसी बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो समझौता ज्ञापन सेवा में कार्यरत कर्मचारी, पूर्व सैनिक और प्रशिक्षुकों को 1 करोड़ रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, मृत्यु और विकलांग और 1.2 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करता है। पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, गौरव बचत, एसबी सैलरी खाता सेवा और सेवानिवृत्ति कर्मियों जिसमें अग्निपथ योजना में नामांकित अग्निवीर भी शामिल है, उनकी विशिष्ट बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। बैंक ने महिलाओं के लिए रुपे द्वारा संचालित पीएसबी पिंक डेबिट कार्ड भी पेश किया और वाहन ऋण के लिए मारुति सुजुकी इंडिया और शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग इंटरैक्शन के लिए आईआईएम अमृतसर के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। तो पीएसबी ने इंडियन आर्मी की सैलरी अकाउंट खोलने के लिए क्या किया है, जिसमें वो अलग अलग बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को, इंक्लूडिंग बेसिकली व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और हवाई दुर्घटना बीमा। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है, सुपर डॉट मनी ऐप। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए नया यूपीआई ऐप सुपर डॉट मनी ऐप लॉन्च किया है। तो किसका है ये सुपर डॉट मनी ऐप, तो ये फ्लिपकार्ट का है, तो जो हमारी ई कॉमर्स एक वेबसाइट है। तो फ्लिपकार्ट ने भुगतान, क्रेडिट, जमा और अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सुपर डॉट मनी नाम से एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप जो एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी में उपलब्ध है, उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड के माध्यम से क्रेडिट प्रदान करता है और जमा पर वार्षिक 90% ब्याज देता है। बीटा संस्करण के हिस्से के रूप में ऐप पहले 1 लाख उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा और उसमें एक क्यूआर कोड और विभिन्न लेन देन जैसे कि भोजन और यात्रा पर 5% कैशबैक की भी सुविधा होगी। ऐप का उद्देश्य यूपीआई बुनियादी ढांचे का उपयोग करके वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है, जो सरकार की वित्तीय समावेशन की दृष्टि के साथ मेल खाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है, भारत का बाहरी ऋण वर्ष दर वर्ष 39.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 663.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। तो ये आरबीआई ने अभी डेटा जारी किया है जिसमें आरबीआई ने 25 जून 2024 को बताया कि मार्च 2024 के अंत में भारत का जो बाहरी ऋण था वो 39.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है और फाइनल कितने पर पहुंच गया है,
663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। जीडीपी के अनुपात में बाहरी ऋण 19.0% से घटकर 18.7% हो गया मार्च 2023 से मार्च 2024 तक। और सरकार का बाहरी ऋण और गैर सरकारी क्षेत्र का बाहरी ऋण क्रमशः भारत के जीडीपी का 4.2% और 14.5% था। तो भारत के बाहरी ऋण में अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग का ऋण 53.8% के हिस्से के साथ सबसे बड़ा घटक बनकर उभरा, जिसके बाद भारतीय रुपया आता है 31.5%, येन है जापान की करेंसी बेसिकली 5.8%, एसडीआर है 5.4% एंड यूरो है 2.8%। तो याद रखना है कितना बड़ा है बाहरी ऋण। एक्सटर्नल डेट 39.7 बिलियन बड़ा है, जो अब टोटल कितना पहुंच गया 663.8। बट लेकिन परसेंटेज में 23-24 की कवर करें जीडीपी के साथ अगर, तो वो 19.0% से घटकर 18.7% पर हो गया। नेक्स्ट इज गार्डन रिच शिपबोर्ड एंड इंजीनियरिंग ने अभी एमओयू साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जर्मन फर्म के साथ। इसका पर्पस क्या है, ताकि जर्मन फर्म्स के साथ मिलकर 4 बहुउद्देश्य जहाजों का निर्माण किया जा सके। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जीआरएसई जो गार्डन रिसर्च रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग है जो भारत की कंपनी है, उसने जर्मन की एक कास्टर रिहंड शिपयार्ड एंड रिडेमर जीएमबी एंड कॉर्पोरेशन जीडी है केजी है, जिसके साथ एक मल्टीपर्पस वेसल के लिए 4 मल्टीपर्पस वेसल के लिए यानी 4 बहुउद्देश्य जहाजों के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये जो प्रत्येक पोत होंगे इनका डेड वेट टनेज 7500 होगा और अनुबंधन का मूल्य लगभग कितना होगा 5400 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। समझौते पर जीआरएसई के लिए कमांडोर शांतुन बोस और जर्मन शिपयार्ड कंपनी के कास्टन थॉमस रेडन ने हस्ताक्षर किए। विंडमिल ब्लेंड्स और कंटेनर को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए जहाजों का निर्माण 33 महीनों के भीतर किया जाएगा और 4 और जहाजों का निर्माण का विकल्प भी आगे दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो भारत के बाहरी ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, आरबीआई ने रिपोर्ट दी है कि डिक्लाइन इन शॉर्ट टर्म डेट शेयर ऑफ इंडियन एक्सटर्नल डेट। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के कुल बाहरी ऋण में अल्पकालिक ऋण के अनुपात में कमी की घोषणा की। शेयर मार्च 2024 तक पिछले वर्ष की तुलना में 2.1% अंक कम हो गया। अल्पकालिक ऋण का विदेश मुद्रा भंडार से अनुपात 22.2% से घटकर 19.0% हो गया है। इस कमी से बाहरी क्षेत्र की लचीलापन और स्थिरता में सुधार का संकेत भी मिलता है। नेक्स्ट इज एसबीआई ने 7.36% कूपन पर 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। तो बेसिकली हम सबको पता है बैंक क्या कर सकते हैं, फंड्स के थ्रू अगर उन्हें पब्लिक से पैसा चाहिए तो पैसा छुटा सकते हैं, बेसिकली मार्केट से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 5वां इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया जिससे उसने 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये कितनी अवधि के लिए बॉन्ड्स है, 15 साल के बॉन्ड्स होंगे जिन पर कूपन दर कितनी होगी 7.36% होगी। इस निगम को मूल आकार 5,000 करोड़ रुपए से लगभग 4 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया। प्रस्ताव को भविष्य निधि, पेंशन निधि, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट सहित विभिन्न संस्थाओं से 143 बोलियां प्राप्त हुई हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इसे बोलियां प्राप्त हुई। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से ये, तो आरबीआई ने बैंक एनपीए को 2.5% तक और कम करने का अनुमान लगाया। तो व्हाट इज एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो ऐसे समझो, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। बैंक के लिए एसेट्स क्या होती हैं? बैंक के लिए एसेट्स होते हैं लोन। तो बैंक जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, अगर वो अर्निंग दे रहे हैं तो वो परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, लेकिन अगर वो अर्निंग नहीं दे रहे हैं, मतलब वो ब्याज नहीं दे रहे हैं, वो बैंक के लोन्स डिफॉल्ट हो गए हैं, तो 90 दिन के बाद बैंक उन्हें किस में डाल देता है? एनपीए में डाल देता है। तो आरबीआई ने बैंक एनपीए को 2.5% तक और कम होने का अनुमान लगाया है। तो इसका मतलब क्या है, जितना एनपीए कम रहेगा उतनी ही बैंकों की कंडीशन क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। जीएनपी अनुपात मार्च 2025 तक 2.5% तक घटने का अनुमान है। ग्रोस नेशनल बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये आशावादी दृष्टिकोण संभावित आर्थिक झटकों के खिलाफ बैंकों की लचीलापन का मूल्यांकन करने वाले मैक्रो तनाव परीक्षण पर आधारित है। बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य में एक सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत भी मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2024 में 7% से अधिक वृद्धि का अनुमान अकॉर्डिंग टू एनसीएईआर, तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिकल रिसर्च। अभी हमने पीछे भी इसका डेटा देखा था और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रेडिक्ट कर रही हैं।
तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए एनसीएईआर ने भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखना बताया है? 7% या उससे ज्यादा अनुमानित किया है। तो वृद्धि संभवतः 7.5% तक पहुंच सकती है। घरेलू आर्थिक संकेतों की मजबूती और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए एनसीएईआर ने रिपोर्ट दर्ज की है। तो उच्च आवर्ती डेटा मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख एजेंसियों द्वारा ऊपर की ओर संशोधित किए जा रहे हैं। अपेक्षित सामान्य मानसून और निवेश और स्थिरता पर केंद्रित नीति रुख सहित कारक इस दृष्टिकोण का समर्थन भी करते हैं। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज। तो अभी डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की माइक्रोवेव ऑब्स्टिक्यूरेट चॉफ रॉकेट भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी क्या किया है, जो इंडियन नेवी है उसको मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्करेंट चाफ रॉकेट सौंपा है। तो एमआरएमओसीआर को डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत द्वारा भारतीय नौसेना के नौसेना आयुक्त निरीक्षक एनएआई के महानिर्देशक रियर एडमिरल विजेश वशिष्ठ को सौंपा गया। डीआरडीओ की जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित माइक्रोवेव ऑब्स्ट्यूरेट चॉफ तकनीकी संपत्तियों के चारों ओर एक माइक्रोवेव शील्ड बनाती है, जिससे रडार द्वारा पता लगाना कम हो सकता है। एमआरएमओसीआर के फेज 1 और फेज 2 परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिसमें रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए एमओसी क्लाउड की प्रभावशीलता प्रदर्शित करेगा। तो इसे स्पेस में रख दिया जाएगा, जो वहां से वो टेम्परेरी क्लाउड्स फॉर्म करेगा, जो बेसिकली रडार्स और सिग्नल्स के लिए काम करेंगे और सेफ्टी का काम करेंगे। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज। आईएनएस सुनयान एंटर पोर्ट विक्टोरिया, जो सेशेल्स में है बेसिकली। तो आईएनएस सुनयान पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में पहुंच गया है। तो हम सबको पता है जो भारतीय सैन्य दल है वो सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस की परेड में 1976 से भागीदारी करता आ रहा है। तो अभी बेसिक सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस की सैन्य परेड आयोजित की जा रही है। तो इसी वजह से 26 जून 2024 को पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में आईएनएस सुनयान भारत की तरफ से पहुंचा है। तो ये दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी दीर्घकालीन तैनाती का भी हिस्सा है। भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को रेखांकित करता है ये दौरा। तो ये जो विजिट है क्या करती है, भारत और जो सेशेल्स है उसके स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम टाइप्स को भी और स्ट्रॉन्ग बनाती है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो नासा ने स्पेसएक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट पर NOAA का चौथा और अंतिम मौसम उपग्रह GOESU लॉन्च किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा ने क्या किया है, अपने स्पेसएक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट पर NOAA का चौथा और अंतिम मौसम उपग्रह GOESU लॉन्च किया है। तो उपग्रह को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेसएक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट पर लॉन्च किया गया। एक बार भूस्थिर कक्षा में पहुंचने के बाद GOESU का नाम बदलकर GOES-19 कर दिया जाएगा और यह मध्यम 2025 में GOES-16 की जगह लेगा। GOESU उत्तरी अमेरिका, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन और अंटार्कटिक महासागर के ऊपर मौसम की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। तो ये मौसम उपग्रह हमें यहीं से समझ आ रहा है कि जो बेसिकली अटलांटिक महासागर है, नॉट एंटार्क्टिक, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, मध्य और दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन रीजन में जो बेसिकली मौसम है उसकी निगरानी और उसकी रियल टाइम अपडेट देगा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। अभी अंडमान और निकोबार में एक न्यू बेसिकली द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है, जिनका नाम क्या है, डेंड्रोफ्लॉन्थ और पेट्रोकोसिम अरुणाचलेंस। तो भारतीय वनस्पति शास्त्रियों ने दो नई पौधे प्रजातियों की खोज की है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डेंड्रोफ्लोथ और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोकोसियम अरुणाचलेनिस नाम की बेसिकली पेड़ों की प्रजाति को डिस्कवर किया गया। डेंड्रोफोंथनेस लोगेनिस एक हवाई तना परजीवी फूल वाला पौधा है जो अंडमान द्वीप समूह के सदाबहार जंगलों में आम के पेड़ों पर पाया जाता है। और पेट्रोकोसियम अरुणाचलेसन एक शाकीय पौधा है जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के मंडला क्षेत्र में खोजा गया है। क्लियर। तो भारत की समृद्ध जैव विविधता और चल रहे संरक्षण प्रयासों के महत्वपूर्ण को यह खोज क्या करती है, उजागर करती है। तो ये दोनों प्लांट्स से नाम याद रखना है कि अंडमान और अरुणाचल प्रदेश में दोनों अलग अलग प्लांट्स डिस्कवर किए गए। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। DGRPF ने संज्ञान ऐप लॉन्च की, एक व्यापक कानूनी संदर्भ
अनुप्रयास। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक मनोज यादव ने संज्ञान एप्लीकेशन लॉन्च की है। ऐप 3 नए आपराधिक कानून जो है उनके बारे में जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में क्या प्रोवाइड करेगी, इन रियल टाइम अपडेट या उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स या गहन जानकारी है उसको प्रोवाइड करेगी। इसका उद्देश्य आरपीएफ कर्मियों को व्यापक कानून जानकारी के साथ शिक्षित और सशक्त बनाना है। एंड्रॉयड और आईओएस के लिए उपलब्ध ऐप में उपयोगकर्ता अनुकूल नेविगेशन, एक खोज योग्य डेटाबेस और ऑफलाइन एक्सेस की सुविधा भी होगी। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो क्रिकेटर हैं बेसिकली लीजेंड कपिल देव, जिन्हें अभी भारतीय प्रोफेशनल गोल्फ की कमानी संभाल बेसिकली दी गई है। तो पीजीटीआई के न्यू प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? कपिल देव को। ओके, कपिल देव का काफी शौकिया इंटरेस्ट रहा है गोल्फ में और ये नियुक्ति भारत में पेशेवर गोल्फ के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ती है। तो सिंपली याद रखना है, पीजीटीआई के न्यू प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? कपिल देव जी को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डे न्यूज 2024 में विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 27 जून। तो 27 जून को हमने एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया। जो एमएसएमई है उनके बाहर बेसिकली इकोनॉमी में योगदान के लिए, गरीबी कम करने में योगदान के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को यूनाइटेड नेशन के थ्रू प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। 2024 के अगर हम एमएसएमई डे की थीम की बात करें तो माइक्रो, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की शक्ति और लचीलेपन का उपयोग करके सतत विकास को तेज करना और कई संकटों के समय गरीबी को समाप्त करना है। एमएसएमई विश्व भर में 90% व्यवसाय, 70% से अधिक रोजगार और 50% सकल घरेलू उत्पाद के लिए जिम्मेदार है। यह दिन पहली बार 2017 को 27 जून को मनाया गया था और जो 6 अप्रैल 2017 को अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के बाद था। क्लियर? तो एमएसएमई डे जून 27। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस। तो 27 जून 2024 को हमने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया, इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे। यह विशेष दिन उष्णकटिबंधीय अनानास को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। अनानास के हमारे जीवन में कई योगदान का यह दिन उत्सव मनाता है। अवसर को चिन्हित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां योजनाबद्ध हैं। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। तो 28 जून 2024 को बीमा के महत्व को बताने के लिए, ताकि लोग बेसिकली प्रॉपर कवरेज ले सके, बीमा के बेनिफिट्स का फायदा उठा सके, तो हमने 28 जून 2024 को इस दिन को मनाया है। तो यह दिन वित्तीय सुरक्षा और अधिक सुरक्षित भविष्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाने पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से न्यूज है, के पॉप समूह 17 यूनेस्को के पहले युवा सद्भावना राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो अभी यूनेस्को की मीटिंग चल रही है। तो 26 जून 2024 को साउथ कोरिया बॉय बैंड 17 को यूनेस्को की पहली बार युवा के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले द्वारा। तो किसने किया है? जो ऑड्रे अजोले हैं, जो यूनेस्को की ब्रांड बेसिकली डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे, उन्होंने अभी क्या किया है, जो कोरियन बैंड है 17 उसको यूनेस्को का पहला गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ अपॉइंट किया है। 17 और यूनेस्को ने साथ चले युवा रचनात्मक और कल्याण के लिए कार्यक्रम शुरू किया, जो विश्व भर में युवा परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त अनुदान पहल है। 17 इस पहल को वित्त पोषित करने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा, जो संगीत, कला और खेल के माध्यम से युवाओं की भलाई को प्रभावित करने वाली चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है। गुडविल एम्बेसडर के रूप में 17 यूनेस्को के अभियानों और कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने प्रदर्शनों के दौरान यूनेस्को के मूल्य को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौहान चौधरी बेसिकली पुनर्गठित जीएसटी दर तर्क संघीकरण पैनल के संयोजक नियुक्त किए गए हैं। तो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल में किसको अपॉइंट किया गया है? डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार सम्राट चौधरी को। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जिनको जीएसटी दरों के युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह का नया योजक नियुक्त किया गया है। वे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे इस पोस्ट पर? सुरेश खन्ना थे, जो अक्टूबर 2023 से संयोजक के रूप में सेवा कर रहे हैं। मूल रूप से सितंबर 2021 में गठित पैनल को पुनर्गठित किया गया ताकि सम्राट चौधरी को शामिल किया जा सके, जिन्होंने विजय कुमार चौधरी की जगह बिहार के वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। उसके साथ साथ जीओएमओ उसको तर्क संगत बनाने, उल्ट शुल्क संचालन को ठीक करने, जीएसटी छूट सूची की समीक्षा करने और जीएसटी राजस्व बढ़ाने का कार्य भी सौंपा गया है।
नेक्स्ट, नवीन चंद्रा झा को अपॉइंट किया गया है न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो इससे पहले किशोर कुमार थे एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, और अभी उनकी जगह किसको बनाया गया है? नवीन चंद्रा झा को बनाया गया है, जो 1994 से एसबीआई से जुड़े हुए हैं और इससे पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पर आंध्र प्रदेश में रह चुके हैं। उनके पास शाखा प्रबंधन, क्रेडिट और जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन और खुदरा बैंकिंग में व्यापक अनुभव भी है। लास्ट है अवार्ड एंड रिकग्निशन। तो जो मजगांव डॉक शिपयार्ड है उसे अभी रिसीव हुआ है नवरत्न का स्टेटस, और उसके साथ साथ जो सीएल इंडिया है उसको मिला है मिनी रत्ना का स्टेटस। तो वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड को किसका दर्जा दिया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। वहीं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक पीएसयू है, जो पहले लाभ में नहीं चल रही थी, अब लगातार 3 साल से सरकार को लाभ दे रही है, उसे मिनी रतन की श्रेणी 1 में दर्ज किया गया है। मजगांव जो डॉक शिपबिल्डर है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और वर्तमान में संजीव सिंघल इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो एमडीएसएल और सीएल दोनों की परिचालन स्वायत्ता और विलय लचीलापन बढ़ाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है अवार्ड एंड रिकग्निशन में संजना ठाकुर को 2024 के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी बेसिकली अवार्ड से नवाजा गया है। तो संजना ठाकुर मुंबई से बिलोंग करती हैं, जो 26 वर्षीय हैं, जिन्हें 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। उसने दुनिया भर के 7,359 प्रतिभागियों को हराया है। पुरस्कार, जिसकी कीमत जीबीपी 5,000 है, 27 जून को लंदन में प्रदान किया जाएगा। संजना की कहानी ऐश्वर्या राय पारंपरिक गोद लेने की कहानी को पूरे कल्पित और उलट देती है। तो किस स्टोरी के लिए मिला है? ऐश्वर्या राय के लिए मिला है संजना ठाकुर को। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा अमेरिका ने बेसिकली क्या किया। अमेरिका की एपीएनएसए ने 17 से 18 जून 2024 को भारत का दौरा किया और अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग की। डेनमार्क पहली कंट्री बनी है कार्बन टैक्स लगाने वाला मवेशियों के ऊपर, और एक पहली त्रिपक्षीय बहुडोमन अभ्यास 2024 का दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच शुरू हुआ। राष्ट्रीय समाचार देखा हमने, जिसमें देखा शिक्षा मंत्रालय ने टीओएफईआई पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया और पीएम गति शक्ति योजना को भी मॉडल स्टेगनी ने प्रशंसित किया है। राज्य समाचार में हमने देखा कि साउथ इंडिया का पहला बेसिकली तेंदुआ सफारी बीबीपी बेसिकली जो बायोलॉजिकल पार्क है वहां पर शुरू किया गया, और जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरा सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। नेक्स्ट, बैंक और इस वित्त से अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक स्मार्ट वेल्थ एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। उसके साथ सेबी ने 15 मेंबर की वर्किंग ग्रुप कमेटी को बेसिकली फॉर्म किया है, और पीएसबी ने साइन किया इंडियन आर्मी के साथ सैलरी अकाउंट के लिए एक एग्रीमेंट। उसके साथ साथ हमने देखा सुपर डॉट मनी है फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। इंडिया की बेसिकली जो एक्सटर्नल डेट है वो अभी 39.7 बिलियन बढ़ गया है। जीआरएससी और जर्मन फायर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मल्टीपर्पज वेसल्स के लिए। आरबीआई की रिपोर्ट देखी थी हमने शॉर्ट टर्म डेब्ट शेयर के लिए। उसके साथ साथ एसबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए के 15 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से बेसिकली पैसा कलेक्ट किया, जिसके लिए कूप वैल्यू कितनी होगी? 7.36%। आरबीआई की हमने एनपीए प्रोजेक्शन रेट देखी जो 2.5% तक कम रहने वाली है, और एनसीआर की हमने जीडीपी ग्रोथ रेट देखी भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, जो इसने 7% से ज्यादा बताई। डिफेंस में हम लोगों ने देखा डीआरडीओ ने मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सकरेंट चैफ रॉकेट इंडियन नेवी को दे दिया है, और बेसिकली जो शेशेल है वहां पर पोर्ट विक्टोरिया पर भारत का आईएनएस सुनियान पहुंच गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने गोजयूल देखा, बेसिकली जो अंतिम मौसम उपग्रह है जिसको नासा ने स्पेसएक्स के फॉल्कन से लॉन्च किया है, और 2 प्रजातियां देखी जो अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है नई पौधे की। संज्ञान ऐप डीजीआरपीएफ के थ्रू लॉन्च किया गया ताकि जो नीति नए कानून आए हैं उनको अच्छे से जानकारी दी जा सके। उसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स में देखा था कि कपिल देव को इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ का हेड अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने एमएसएमई डे, इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे और नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे देखा। अपॉइंटमेंट और इस्तीफे की अगर हम बात करें तो के पॉप समूह को 17 को यूनेस्को का पहला सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। सम्राट चौधरी को पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकर पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेड नवीन चंद्रा झा को बनाया गया है। स्पोर्ट्स में हमने देखा मचगांव डॉक शिपयार्ड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, और लास्ट हमने पुरस्कार और मान्यताओं से देखा जहां पे संजना ठाकुर ने 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार जीता है। क्लियर?
तो ये थे कुछ 28 जून 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।